हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेएमएस कंपटीशन क्लास में एक बार फिर से आप सभी लोगों का जेएमएस कंपटीशन क्लास में स्वागत है। तो रोज की तरह आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट, जो कि हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 1 को कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा सेकेंड डे है, प्रैक्टिस सेट नंबर सेकेंड है। इसमें हम लोग ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं जो लास्ट ईयर एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम में आया हुआ है। और ये पेपर आपका मिक्स पेपर होने वाला है, जिसमें आपके पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और साइंस सभी प्रकार के क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा, डीपली से डिस्कस किया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि आने वाले जो एग्जाम्स हैं उसमें कैसे किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और क्लास अगर अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। चलिए आज का जो प्रैक्टिस सेट है हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। तो आप लोग देख सकते हो कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कब आया हुआ है। एनटीपीसी 2021 के एग्जाम में आया है, शिफ्ट सेकंड में आया है और ये स्टेज सीबीटी 1 में आया है। ये क्वेश्चन सीबीटी 1 में आया हुआ क्वेश्चन है और एनटीपीसी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, जो क्वेश्चन है एंड हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन नहीं है, ये हमारा 15वां क्वेश्चन है और हम लोग इस सेट में 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है। आप लोगों को बताना है कि इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट और जो स्मार्टफोन होते हैं इनमें से किस प्रकार के ये कंप्यूटर के प्रकार हैं। आप लोग जानते हो कि जब आप लोग कंप्यूटर को पढ़ते हो तो आपको उसमें कंप्यूटर के प्रकार पढ़ाया जाता है, कंप्यूटर के टाइप्स पढ़ाए जाते हैं, उनके आकार के अनुसार, उनके साइज के अनुसार इनके टाइप्स आपको पढ़ना पड़ता है। जितना बड़ा कंप्यूटर होगा उतना ही क्या होगा, जितना बड़ा कंप्यूटर होगा उतना ही ये सुपर कंप्यूटर होते हैं एक प्रकार के, है ना। तो आकार के अनुसार अगर बहुत ज़्यादा छोटा है, इनको 3 टाइप से पढ़ते हैं हम लोग, है ना। कितने टाइप से? 3 टाइप से पढ़ते हैं एंड 4 टाइप से पढ़ते हैं। कितने टाइप से? 4 टाइप से पढ़ते हैं। 4 टाइप में जो हमारा पहला टाइप है वो है आपका माइक्रो कंप्यूटर है, दूसरा है मिनी कंप्यूटर एंड तीसरा जो है वो है आपका सुपर कंप्यूटर एंड इससे जो चौथा है ये है मेन फ्रेम कंप्यूटर। इसमें जो साइज है वो साइज आपको दी गई है क्रम से। सबसे अगर छोटा पूछा जाए कंप्यूटर कौन सा होता है तो माइक्रो जो कंप्यूटर होते हैं ये हमारे सबसे छोटे कंप्यूटर होते हैं, जिनको हम लोग अपने जेब में भी लेकर सकते हैं और हाथ में भी लेकर चल सकते हैं। ठीक है, इससे जो बड़ा कंप्यूटर होता है वो होता है मिनी कंप्यूटर। क्या होता है? मिनी कंप्यूटर होता है और ये इससे बड़ा होता है, इसको हम लोग जेब में रख के नहीं चल सकते हैं। तीसरा जो कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर। तीसरा हमारा जो कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर है, ये मिनी कंप्यूटर से भी बड़ा कंप्यूटर होता है और इसका प्रयोग हमारे साइंटिस्ट और जो हमारे पर्यावरणविद हैं, पर्यावरण जो मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है ये क्या करते हैं, मौसम विभाग वाले, ये सब सुपर कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। इससे बड़ा जो हमारा है मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये भी कंप्यूटर बड़े बड़े साइंटिस्ट के द्वारा बड़ी बड़ी गणनाओं के लिए यूज किया जाता है। तो आपको बताना है कि जो लैपटॉप है, टैबलेट है, ये किस प्रकार का कंप्यूटर है। तो ये हमारा माइक्रो कंप्यूटर है। किस प्रकार का कंप्यूटर है? माइक्रो कंप्यूटर है, एक छोटा कंप्यूटर है जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने जेब में भी भरकर ले चल सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी ला सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड और थोड़ी सी जानकारियाँ, हम लोग देखते हैं। और इसमें देखते हैं कि कंप्यूटर से और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपसे कंप्यूटर से आपसे और प्रकार से जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो पूछा जाता है कंप्यूटर की जो जनरेशन है, पीढ़ी है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। जनरेशन और पीढ़ी से क्वेश्चन आ सकता है, जिसे हम लोग पीढ़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीढ़ी। आपको पता है कि कंप्यूटर की खोज किसने किया था? चार्ल्स बेबेज नामक ने किया था। किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने किया था। चार्ल्स बेबेज ने क्या किया था? कंप्यूटर की खोज किया था। और कंप्यूटर की अगर पीढ़ी पूछा जाए तो सन 1941 से 1956 तक ये आपका होता है फर्स्ट जनरेशन। कितनी जनरेशन? फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर होता है। और जो दूसरा जनरेशन होता है ये आपका फर्स्ट जनरेशन। दूसरा जनरेशन जो कंप्यूटर होता है वो होता है 1956 से 1963 तक। कब तक? 1963 तक ये आपका सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर होता है। और इसके बाद एंड आपको अभी ये भी बताया जाएगा कि फर्स्ट जनरेशन और तीसरी जनरेशन में इन सब में अंतर क्या है। 1964 से 1971 तक ये आपका थर्ड जनरेशन होता है
और 1970 ये फोर्थ जो जनरेशन है आपकी 1971 से अब तक टिल नाउ, अब तक ये आपकी कितनी कौन सी जनरेशन है, फोर्थ टू फिफ्थ जनरेशन। मतलब इस समय हमारे पास फिफ्थ जनरेशन के भी कंप्यूटर अवेलेबल हैं। और उसके बाद ये टाइम कब है, 1971 के बाद जो आपका समय है इसमें चौथे और पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर हमारे पास उपलब्ध है। ठीक है, और इसमें बात किया जाए कि जो पहली जनरेशन थी इसमें क्या अंतर है, दूसरी जनरेशन में अंतर क्या है। तो पहली जनरेशन में आपको पता है इसमें हम लोग वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग करते थे, और दूसरी जनरेशन में जैसे हम लोग आते हैं तो हम लोग ट्रांजिस्टर का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। तो आपसे ये भी पूछा जाएगा कि वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर किस जनरेशन में थे, वैक्यूम ट्यूब जो कंप्यूटर थे वो किस जनरेशन में प्रयोग हुआ करते थे, तो पहली जनरेशन में। दूसरी जनरेशन में क्या हुआ, दूसरी जनरेशन में हम लोग ट्रांजिस्टर का प्रयोग करना शुरू कर दिए, ट्रांजिस्टर का प्रयोग करना शुरू कर दिया। और उसके बाद तीसरी जनरेशन में हम लोग चिप का प्रयोग, आईसी जिसे बोला जाता है, आईसी एंड इंटीग्रेटेड चिप का प्रयोग करना शुरू कर दिया तीसरी जनरेशन में। और जैसे जैसे हम लोग चौथी जनरेशन में आए तो हम लोगों ने इंटीग्रेटेड जो चिप है इसको थोड़ा ज़्यादा लार्ज स्केल पर प्रयोग करना शुरू कर दिया चौथी और पांचवी जनरेशन में। अगर पूछा जाए आपसे कि जो सबसे बड़े कंप्यूटर होते हैं वो किस जनरेशन के थे, तो जो सबसे बड़े कंप्यूटर थे वो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे, इनका साइज काफ़ी बड़ा हुआ करता था। ठीक है, तो कंप्यूटर से रिलेटेड हमने सारी जानकारियां डिस्कस कर लिया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वो है हमारे पॉलिटी से क्वेश्चन है। किसे है, ये आपका पॉलिटी से क्वेश्चन आया हुआ है। और कब आया हुआ है, आरआरबी एनटीपीसी से स्टेज सेकंड में आया हुआ है। 2022 का जो एग्जाम होता है और शिफ्ट सेकंड में पूछा गया क्वेश्चन है। किसे है, ये आपके पॉलिटी सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। और पॉलिटी आपको पता है कि हमारे पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री ये सब्जेक्ट से क्वेश्चन है, ये हमारे सब्जेक्ट है जो कि किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पॉलिटी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम की दृष्टि से। और पॉलिटी से एक क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया संविधान टॉपिक से। किसे पूछा गया है, संविधान टॉपिक से पूछा गया है। और संविधान टॉपिक से जो क्वेश्चन आया है इससे रिलेटेड हम सारी जानकारियां यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्या पूछा गया है, अंगीकृत किए जाने के समय, मतलब जब हमारा संविधान बन रहा था, एंड भारतीय संविधान सबसे लंबा संविधान था जिसमें मूलतः अनुच्छेद थे। मतलब ये बताया जा रहा है आपको कि हमारा जो संविधान है वो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा है, हमारे भारत का संविधान है। और उस समय जो संविधान लिखा जा रहा था उस समय आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें अनुच्छेद कितने थे, आर्टिकल पूछा जा रहा है आपसे कि हमारे मूल संविधान में आर्टिकल कितने मौजूद थे उस समय। तो आपको पता होना चाहिए कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो जाता है। क्या इस दिन ये लागू हो जाता है, नहीं, इसके कुछ आर्टिकल लागू कर दिए जाते हैं। और ये लागू कब होता है, तो ये 26 जनवरी 1950 को ये पूर्ण रूप से लागू हो जाता है हमारे भारत में। और इसी दिन से हम लोग क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इसी दिन हमारा जो भारत है वो गणतंत्र बन जाता है। और आपसे पूछा जाए कि इस संविधान को बनाया किसने था, तो संविधान को किसने बनाया था, संविधान सभा ने बनाया था। संविधान सभा ने इसको बनाया था। संविधान सभा के जो सदस्य थे सभी लोगों ने मिलकर बनाया। और हमारे संविधान में पूछा जाए कि हमारे संविधान में कितने आर्टिकल थे, तो हमारे संविधान में जो आर्टिकल की संख्या थी मूल संविधान में कितनी थी, हमारे मूल संविधान में जो आर्टिकल की संख्या थी वो कितनी थी, 395 थी। और उसके बाद अगर आपसे पार्ट पूछा जाए, भाग पूछा जाए कि भाग कितने थे, तो भाग टोटल हमारे पास 22 भाग थे। और आपसे अनुसूचियां पूछी जाए, शेड्यूल पूछा जाए, अनुसूचियां कितनी थी, तो 8 अनुसूचियां थी। ये हमारे मूल संविधान की डिटेल है सारी, ये हमारी सारी मूल संविधान की डिटेल है। आर्टिकल का मतलब होता है अनुच्छेद, जो भी स्टूडेंट हिंदी मीडियम है वो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं अनुच्छेद। और पार्ट का मतलब होता है भाग, और शेड्यूल का मतलब होता है अनुसूची। शेड्यूल का मतलब क्या होता है, अनुसूची। शेड्यूल का मतलब होता है अनुसूची। ठीक है, ये तो हो गया हमारे मूल संविधान की बात हो गया। अब आते हैं वर्तमान संविधान की बात। वर्तमान जो संविधान में, क्या उसमें भी इतनी चीजें हैं, नहीं, हमने संविधान में लगभग 106 से भी ज्यादा संविधान संशोधन कर दिया है। मतलब इसमें नई चीजें ऐड कर दिया है। ठीक है, तो नई चीजें क्या क्या ऐड किया है, तो नई चीजें हम आपको बता दें कि हमारे जो आर्टिकल है इस समय वो कितने हैं, 448। वर्तमान में हमारे संविधान में कितने आर्टिकल है, तो 448। यदि 448 आंसर में नहीं है तो 477 इज द राइट आंसर। दूसरे नंबर पे आते हैं भाग। तो भाग हमारे पास जो भाग थे कितने थे, 22 थे। और अब कितने भाग हैं, तो जो अब भाग हैं वो टोटल 25 हैं। और आपसे पूछा जाए अनुसूची, तो अनुसूची हमारे पास पहले 8 थी और अब कितनी है, 12 अनुसूची है। कितनी है, 12 अनुसूची है। और संविधान को बनाने में टाइम कितना लगा, 2 साल।
11 महीने और 18 दिन का टाइम लगता है, 18 दिन का टाइम लगता है और लगभग 60 लाख रुपए, 6 मिलियन रुपीस का क्या आ जाता है, खर्चा आ जाता है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया। पूछा क्या जा रहा है कि हमारे मूल संविधान में आर्टिकल की संख्या कितनी थी, तो आर्टिकल की हमारे मूल संविधान में संख्या कितनी थी, 395 द राइट आंसर। तो सारी चीजें हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया संविधान के बारे में। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी एक पॉलिटी से ही क्वेश्चन है। किससे क्वेश्चन है, पॉलिटी का ही ये क्वेश्चन है। और पॉलिटी का जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा जा रहा है आपसे, और ये कब आया हुआ क्वेश्चन है, ये आपके ग्रुप डी में 2022 का जो एग्जाम होता है शिफ्ट सेकेंड में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन है ये क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में सरकार के संघीय स्वरूप, संघीय आपको पता है कि हमारे संविधान के भाग 5 में, इसमें भाग 5 में संघ का वर्णन है, इसका वर्णन है, संघ का वर्णन है, यूनियन का वर्णन दिया गया है। और आर्टिकल अगर आपसे पूछा जाए तो आर्टिकल 52 से कहां तक, आर्टिकल 151 तक, आर्टिकल 151 तक हमारे संविधान का वर्णन दिया गया है। ठीक है, चलिए। और इसमें क्या चीजें हैं, जिसमें आपका सुप्रीम कोर्ट है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, संसद है, आपके राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, सारे लोग इसमें शामिल है, संघ में ही आते हैं। ठीक है, और इसमें आपसे पूछा क्या जा रहा है कि इसमें से ऐसा क्या चीज है जो संघ के अंतर्गत आता है, या फिर संघ का मतलब ही आपको पता होना चाहिए। और आपको पता है कि संघात्मक व्यवस्था हमने कहाँ से लिया है, कनाडा से लिया है। संघात्मक अगर व्यवस्था पूछा जाए तो हमने ये कहाँ से लिया है, ये कनाडा के संविधान से लिया है। कहाँ से लिया गया है, कनाडा के संविधान से लिया गया है। चलिए ऑप्शन को पढ़ते हैं। क्या सरकार के 3 अंग जो विधायिका है, कार्यपालिका और न्यायपालिका है, क्या यही है आपके संघ है? तो नहीं, इसमें अगर पूछा जाए जो है, इसमें तो फिर आपका जो कैग है वो भी संघ का ही होता है, जो कैग है वो भी संघ का होता है, जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है ये भी संघ का आदमी होता है, और राष्ट्रपति जो होता है वो भी संघ ही होता है, एक प्रकार का वो संघ। तो ये सारी चीजें नहीं है, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। आगे प्रधानमंत्री और अध्यक्षता वाली जो मंत्रिपरिषद है, क्या प्रधानमंत्री ही, क्या हमारा जो पीएम है या फिर इसके जो मिनिस्टर है, क्या यही संघ होते हैं? तो ऐसा नहीं है। हमारे अभी हमने बताया कि हमारी जो न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये हमारी क्या संघ है, पार्लियामेंट संघ है, और हमारे जो मिनिस्टर है ये संघ है, हमारे प्रेसिडेंट संघ है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया संघ है। तो सारे संघ के अंतर्गत आते हैं, तो ये वाले ऑप्शन भी गलत हो जाएंगे। बहुस्तरीय सरकार, संघ और राज्य स्थानीय सरकार, क्या ये है बहुस्तरीय सरकार? मतलब जो और जो राज्य है क्या, और जो स्थान है स्थानीय राज्य की सरकारें, क्या यही संघ है? नहीं, ना केवल ये सारी चीजें संघ है, बल्कि राज्य के साथ साथ हमारे जितने राज्य हैं, और उसमें जो जितने रहने वाले व्यक्ति हैं, इनके विरुद्ध जो भी इन्हें अधिकार दिया गया है ना, जो भी इन्हें अधिकार दिया गया है, ये सारी चीजें संघ ही है। ठीक है, हमारे भारत में सारी चीजें ये सब क्या है, संघ ही है। मतलब जो हमारा संघ है वो राज्यों से मिलकर बनता है। किससे मिलकर बनता है? राज्यों से मिलकर बनता है। और हमारा जो भाग फर्स्ट है वो क्या बोलता है कि भारत दैट इज इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। मतलब भारत राज्यों का क्या होगा, जो भाग पहला वो क्या बोलता है, जो भाग पहला है वो क्या बोलता है, भारत राज्यों का संघ होगा। भारत जो क्या है, भारत दैट इज इंडिया राज्यों का संघ है, तो यही हमारा क्या है, यही हमारा संघ है। तो इसका जो ए क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर दोस्तों क्लासेस अगर क्वेश्चन आपको अच्छे पसंद आते हैं तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में अपने शेयर करो, ताकि हमारी जो मेहनत है अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाए। ठीक है, और उसके बाद चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ताकि हम लोग आपके लिए इसी तरीके का कंटेंट लगातार लाते रहे, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो काफ़ी नज़दीक है, और आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आपको क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और क्वेश्चन भी ऐसे क्वेश्चन जो हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं क्वेश्चन, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन को आपको बताया जाएगा, यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। ये क्वेश्चन कब आया हुआ है, तो ये क्वेश्चन एनटीपीसी 2016 के एग्जाम में आया हुआ है, जो कि काफ़ी ओल्ड क्वेश्चन है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। तो जो ये क्वेश्चन है, ये पूछा जा रहा है कि हमारे भारत में जो सबसे पहले यूरोपीय आते हैं वो कौन आता है। और ये पूछा जा रहा है कि 1498 में आया था एक यूरोपीय, वो आता है वास्को डी गामा, जो कि पुर्तगाल का था। कब आता है? 1498 में आता है, और ये कहाँ का होता है? पुर्तगाल का होता है। ये पहला यूरोपीय था, ये भारत आने वाला पहला यूरोपीय था, फर्स्ट यूरोपीय था जो कि भारत में आता है। कहाँ पर आता है? तो ये प्रायद्वीपीय भारत रहा, यहाँ पर आपका
कौन सा राज्य है? केरला है। केरला राज्य में पहले एक बंदरगाह हुआ करता था जिसका नाम क्या है? कालीकट बंदरगाह नाम है। क्या नाम है? कालीकट बंदरगाह नाम है। और इसी बंदरगाह पर कौन आता है? 1498 ईस्वी में पुर्तगाल का जो एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या था? वास्को डिगामा। क्या नाम था? वास्को डिगामा नाम था। यही सबसे पहले आता है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर कोई ऑप्शन है क्या पूछा जा रहा है? सबसे पहले भारत में किस स्थान पर आए थे? ठीक है, तो हमने अभी बताया कि कालीकट बंदरगाह ये कहाँ पर है? केरला में है। केरला में ये क्या है? कालीकट बंदरगाह है। यहीं पर सबसे पहले कौन आता है? पुर्तगाल का एक व्यक्ति है वास्को डिगामा, ये आता है। आपसे पूछा जाए कि ब्लू वाटर पॉलिसी कौन लाता है? तो ब्लू वाटर जो पॉलिसी है ये कौन लाता है? ये लाता है पुर्तगाल का ही एक वायसराय था जिसका नाम था अल्फांसो डी अल्मेडा। क्या नाम था? अल्फांसो डी अल्मेडा इसका नाम होता है। ये क्या लाता है भारत में? ये लाता है भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी। ठीक है, और पुर्तगाली हमारे भारत के साथ मसालों का ज्यादा से ज्यादा व्यापार करते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को भी हमने डिस्कस कर लिया। ये क्वेश्चन था हमारा हिस्ट्री का। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी जो है आपका एंड हिस्ट्री का क्वेश्चन है। और अभी हमने हिस्ट्री का जस्ट एक क्वेश्चन डिस्कस किया। ठीक है, कितना क्वेश्चन? एक क्वेश्चन डिस्कस किया। और ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी हिस्ट्री का ही क्वेश्चन है जो कि काफी महत्वपूर्ण है। क्या पूछा जा रहा है? भारत में अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया पहला जो किला है, फोर्ट है, उसका नाम पूछा जा रहा है, जिसे व्हाइट टाउन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसे कब बनाया जाता है? इसे बनाया जाता है लगभग 1540 ईस्वी में। कब बनाया जाता है? 1540 ईस्वी के करीब बनाया जाता है। और कहाँ पर बनाया जाता है? तमिलनाडु का एक शहर है मद्रास। मद्रास, यहाँ पर ये किला बनाया जाता है। इसे व्हाइट टाउन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एंड किसके द्वारा बनाया गया था? अल्फांसो डे के द्वारा बनाया गया था। और ये कौन सा, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम था एंड फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम था, फोर्ट सेंट लुइस नाम था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम। ठीक है, क्या नाम था? फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम था। और इसे व्हाइट टाउन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जॉर्ज। और ये कहाँ पर बनाया गया था? मद्रास शहर में बनाया गया था। ठीक है, तो ये डेट एक बार चेक कर लेना, ये 1640 भी हो सकता है। ठीक है, तो इसे हम कल रीचेक करके बताएंगे आपको। तो ये कहाँ बनाया गया था? मद्रास में बनाया गया था। मद्रास कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। ठीक है, एंड चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये भी ग्रुप डी में 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलते हम लोग नेक्स्ट आगे जो हमारा एंड और दिल्ली का लाल किला किसके द्वारा बनाया गया था? दिल्ली का जो लाल किला है ये किसके द्वारा बनाया गया था? ये भी आपको पता है। दिल्ली का जो रेड फोर्ट है, लाल किला, ये किसके द्वारा बनाया गया था? दिल्ली का जो लाल किला है वो शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। तो ये सारी चीजें आपको पता है। ताजमहल भी इन्हीं के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, ताजमहल भी इन्हीं के द्वारा बनाया गया था। चलिए हम लोग चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, ये पूछा जा रहा है आपसे। क्या पूछा जा रहा है कि हमारे पूरब का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं? स्कॉटलैंड, जो कि आप जानते हो कि स्कॉटलैंड एक यूरोप का शहर है जो कि यूनाइटेड किंगडम का एक भाग भी है। तो वहाँ का जो वातावरण है, वहाँ की जो जलवायु है, वो सब स्कॉटलैंड की तरह है। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? इसलिए हम लोग इस शहर को स्कॉटलैंड के सिमिलर शहर मानते हैं। ठीक है, तो इसीलिए भारत के किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड बोला जाता है? क्या बोला जाता है? पूर्व का स्कॉटलैंड। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो सारे शहर दिए गए हैं ये सब हमारे पूर्व के ही शहर है। ठीक है, कहाँ के हैं? ये सब हमारे पूर्व के ही शहर है। तो आपको बताना है ये किससे बोला जाता है। ठीक है, तब तक हम लोग देखते हैं स्कॉटलैंड जो कि इस वर्ष काफी चर्चा में रहेगा 2026 तक। स्कॉटलैंड 2026 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, 2026 में जो राष्ट्रमंडल गेम है वो यहीं पर आयोजित होंगे। स्कॉटलैंड का ग्लासगो एक शहर है, यहीं पर क्या होगा? यहीं पर 2026 का राष्ट्रमंडल खेल आयोजित किया जाएगा। ठीक है, स्कॉटलैंड कहाँ पर है? ये यूके का एक शहर है। ठीक है, चलिए आगे। चलिए हम लोग देखते हैं कि भारत के किस पूर्व शहर को स्कॉटलैंड में बोला जाता है? तो ये बोला जाता है शिलांग को। किसे बोला जाता है? शिलांग को बोला जाता है। और शिलांग किसकी कैपिटल है? आपको पता है, शिलांग आपकी कैपिटल है मेघालय की। किसकी कैपिटल है? मेघालय की कैपिटल है मेघालय। और आपको पता है मेघालय में ही 2-3 क्या पाई जाती हैं? चोटियां पाई जाती हैं, जिन्हें क्या बोला जाता है? गारो, खासी, जैंतिया। यहाँ पर क्या पाई जाती है? गारो, खासी एंड जैंतिया। यहाँ पर ट्राइब्स, जनजाति खासी एंड जैंतिया
यहाँ पर ट्राइब्स भी पाई जाती हैं, यहाँ पर जनजातियां भी पाई जाती हैं, और यहाँ पर इस नाम से चोटी भी है, ठीक है। और मेघालय में ही मौसिनराम नामक स्थान स्थित है, मौसिनराम नामक स्थान स्थित है, जहाँ पर विश्व की सबसे ज्यादा क्या होती है, वर्षा होती है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और शिलांग से संबंधित हमने सारी चीजें क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। और थोड़ा सा और उपनाम वाले शहरों के नाम देखते हैं हम लोग कि विश्व में और भी जो उपनाम वाले शहर हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। जैसे हमारे भारत का मैनचेस्टर किसे बोला जाता है, हमारे भारत का किस शहर को मैनचेस्टर बोला जाता है, तो कानपुर को भारत का मैनचेस्टर बोला जाता है। भारत का मैनचेस्टर, मैनचेस्टर किसे बोला जाता है, भारत का जो मैनचेस्टर बोला जाता है वो कानपुर शहर को बोला जाता है, कानपुर शहर को बोला जाता है। और हमारे भारत की जो सिलिकॉन घाटी है, हमारे भारत की सिलिकॉन शहर, भारत का जो सिलिकॉन शहर है वो कौन सा शहर है, हमारे भारत का जो सिलिकॉन शहर है वो बेंगलुरु शहर को बोला जाता है। किसे बोला जाता है, बेंगलुरु शहर को बोला जाता है, ठीक है, बेंगलुरु शहर को बोला जाता है। अब चलते हैं विश्व में, देखते हैं कि विश्व में भी कुछ शहरों को हम लोग उपनाम से जानते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं किसानों का देश, किसानों का देश किसे बोला जाता है, किसानों का जो देश बोला जाता है वो किसे बोला जाता है, फ्रांस को बोला जाता है। किसे बोला जाता है, फ्रांस को बोला जाता है। आगे हम लोग देखते हैं झीलों का देश किसे बोला जाता है, झीलों का जो देश बोला जाता है, झीलों का देश जो बोला जाता है वो फिनलैंड को बोला जाता है, फिनलैंड को बोला जाता है। उगते सूरज का देश, उगते सूर्य का देश किसे बोला जाता है, उगते सूर्य का जो देश बोला जाता है वो बोला जाता है जापान को। किसे बोला जाता है, जापान को बोला जाता है। और किसानों का देश या फिर फैशन नगरी, विश्व की जो फैशन नगरी बोला जाता है वो फ्रांस शहर, फ्रांस की जो कैपिटल है पेरिस, इसे ही क्या बोला जाता है, विश्व की फैशन नगरी बोला जाता है। तो शिलांग इज द राइट आंसर। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है हमारे इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। इंडियन ज्योग्राफी से क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस देश की भूसीमा भारत से जुड़ी नहीं है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि हमारा जो भारत है वो क्या करता है, हमारा जो भारत है 7 देशों से स्थलीय सीमा साझा करता है, ठीक है। कितने देशों से, 7 देशों से स्थलीय सीमा साझा करता है। और हमारे जो जलीय सीमा साझा करने वाले देश हैं वो है मालदीव, श्रीलंका, ठीक है। कौन कौन से देश हैं, मालदीव है, श्रीलंका है, और उसके बाद ये सब हमारे जलीय सीमा साझा करने वाले देश हैं, ठीक है। तो हमारा जो भारत है वो कितने देशों से, 7 देशों से स्थलीय सीमा साझा करता है। कितने देशों से, 7, ठीक है। कौन कौन से हैं, पहला हमारा जो है पाकिस्तान है, ठीक है, शॉर्टकट में हम लोग नाम लिखते हैं। पहला पाकिस्तान है, दूसरा कौन है, अफगानिस्तान है, तीसरा चाइना है, ठीक है, तीसरा चाइना है, ये आपका अफगानिस्तान है, ये आपका अफगानिस्तान है, ये आपका पाकिस्तान है। और उसके बाद जो चौथा हमारा देश है वो है चाइना हो चुका है, बांग्लादेश है। और उसके बाद हमारा जो 5वां देश है वो है नेपाल, 5वां देश है कौन सा, नेपाल। और उसके बाद 6वां जो देश है वो भूटान है, कौन है, भूटान है। और जो हमारा लास्ट और 7वां देश है वो क्या है, म्यांमार। कौन सा देश है, म्यांमार है, म्यांमार। सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए किस देश के साथ सीमा साझा करते हैं तो सबसे ज्यादा हम लोग बांग्लादेश के साथ करते हैं। लगभग 4096 किलोमीटर की जो बाउंड्री है सबसे ज्यादा के ये किसके साथ करते हैं, बांग्लादेश के साथ करते हैं। दूसरा चीन के साथ, तीसरा पाकिस्तान के साथ, ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं हम लोग कि भारत किसके साथ बाउंड्री सीधा साझा नहीं करता, तो ताजिकिस्तान के साथ नहीं करता, अफगानिस्तान के साथ करता है, जो कि भारत की सबसे कम बाउंड्री सीमा है, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो भी इसी से क्वेश्चन है कि भारत कितने देशों के साथ बाउंड्री साझा करता है। ये भी ग्रुप डी में 2022 में क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 7। अभी हमने जस्ट बताया कि 7 देशों के साथ भारत क्या करता है, बाउंड्री साझा करता है। सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए तो बांग्लादेश, कौन सा देश, बांग्लादेश सबसे ज्यादा, लगभग 4096 किलोमीटर। दूसरा अगर पूछा जाए तो वो चाइना, कौन है, चाइना, लगभग 3388 किलोमीटर क्या करता है, चाइना क्या करता है, बाउंड्री साझा करता है। और उसके बाद फिर तीसरा अगर पूछा जाए तो पाकिस्तान, तीसरा जो है वो आपका पाकिस्तान है, लगभग 3287 प्लस किलोमीटर क्या करता है, बाउंड्री साझा हमारा पाकिस्तान भी करता है। और सबसे अगर कम पूछा जाए, सबसे कम बाउंड्री साझा कौन करता है, तो जो सबसे कम करता है वो अफगानिस्तान करता है। कौन करता है, अफगानिस्तान करता है। कितने किलोमीटर की, 106 किलोमीटर की, जिसे हम लोग डूरंड रेखा के नाम से भी जानते हैं। तो इसका राइट आंसर 7 हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है
ये सिंपल सा क्वेश्चन है। जब हम आप लोगों को ब्रह्मांड के बारे में पहले दिन के प्रैक्टिस सेट में हमने बताया था कि जो ब्रह्मांड है हमारा, जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के बारे में एक थ्योरी काफी फेमस है जिसे हम लोग बिग बैंग थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, बिग बैंग थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। और ये थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था? जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा। किसके द्वारा? जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा दिया गया था, जो कि बेल्जियम के एक पादरी भी हैं। और 13.7 या फिर 13.8 ईयर एगो हमारा ब्रह्मांड एक परमाणविक कण के रूप में था, जिसमें एक बहुत ही बड़ा विस्फोट होता है, जिसके बाद हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, तारे की उत्पत्ति होती है, गैलेक्सी की उत्पत्ति होती है, मतलब हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है एक बहुत ही बड़े महाविस्फोट से, ठीक है, जिसे हम लोग बिग बैंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिग बैंग बोलते हैं। और इसको किसने बताया था? जॉर्ज लेमेत्रे ने बताया था। किसने बताया था? इन्होंने 1927 में ये थ्योरी दिया था, इसी थ्योरी में इन्होंने बताया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 13.7 बिलियन ईयर। और ब्रह्मांड के अध्ययन को हमने बताया था क्या बोलते हैं? ब्रह्मांड के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? तो ब्रह्मांड के अध्ययन को बोलते हैं कॉस्मोलॉजी। क्या बोलते हैं? कॉस्मोलॉजी बोलते हैं। ब्रह्मांड के अध्ययन को हम लोग कॉस्मोलॉजी बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था और ये एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। ये क्या पूछा जा रहा है कि हमारी जो आकाश गंगा है, हमारी जो आकाश गंगा है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है दुग्ध मेखला। क्या नाम है? दुग्ध मेखला नाम है। इसके बारे में क्वेश्चन आ गया कि इसका जो आकार है कैसे है। तो इसका आकार हमने बताया था, इसका आधा से ज्यादा जो आकार है वो सर्पिलाकार है। कैसे है? सर्पिलाकार की है। जिसमें हमारा तारा सूर्य स्थित है, ठीक है, कुछ इस तरीके की है, सर्प के आकार की, ऐसे सर्पिलाकार है। ये हमारी आकाशगंगा है और इसी में हमारा जो तारा सूर्य है ये स्थित है और इसमें अरबों तारे हैं, आपको पता ही है। और उसके बाद आपसे ये पूछा जाएगा कि इसके सबसे जो नजदीक है वो कौन सी गैलेक्सी है, ये पूछा जा सकता है। तो एंड्रोमेडा ये हमारे गैलेक्सी के सबसे नजदीक गैलेक्सी है। इसे M31 के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? M31 के नाम से भी जानते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सर्पिलाकार। चले आगे। अब हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बिग बैंग थ्योरी से ही आ गया है। बिग बैंग थ्योरी जिसके बारे में है अभी हमने जस्ट बताया कि बिग बैंग थ्योरी बेल्जियम के एक पादरी थे, एक एस्ट्रोलॉजर थे, या फिर एक बोल सकते हो साइकोलॉजिस्ट थे, कुछ भी बोल सकते हो आप, भूवैज्ञानिक बोल सकते हो। तो इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि हमारा जो ब्रह्मांड है पहले एक परमाणु कण के रूप में था, इसमें बहुत बड़ा विस्फोट होता है, जिसके बाद हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, जिसे इन्होंने इस थ्योरी को बिग बैंग बोला, या फिर इस थ्योरी को महाविस्फोट का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? महाविस्फोट का सिद्धांत कहते हैं। और ये कब दिया गया था? 1927 में दिया गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज लेमेत्रे। आगे हम लोग चलते हैं और ये भी क्वेश्चन पूछा गया था आरपीएफ एसआई में 2019 में। आगे हम लोग चले, ये क्वेश्चन हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका स्वपित, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आ गया आपका कि जो हमारे जीव होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2-3 प्रकार के होते हैं। एक स्वपोषी होता है, एक परपोषी होता है, ठीक है। एक स्वपोषी होता है, एक परपोषी होता है। जो जीव होता है स्वपोषी किसे बोलते हैं? एंड एक होता है ऑटोट्रॉफ स्वपोषी और एक होता है परपोषी, ठीक है। स्वपोषी में ऐसे जीव आ जाते हैं जो क्या करते हैं? अपना खाना खुद बनाते हैं, खुद बनाते हैं। अब आपको खुद पता होगा कि अपना खाना कौन बनाता है। हम लोग तो अपना खाना खुद बनाते नहीं है, ठीक है। बनाते हैं हम अपना खाना खुद बनाते हैं, मतलब किसी से भी हम कुछ भी उधार नहीं लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा कौन है? ऐसा पेड़ पौधे ही है, ठीक है। वो क्या करते हैं? किसी भी से कुछ भी नहीं मांगते, केवल उन्हें पानी मिल जाए और थोड़ा सा मिट्टी मिल जाए तो वो अपना खाना खुद बना लेंगे। लेकिन क्या हमें पानी मिट्टी मिलने से हम खाना बना लेंगे? नहीं। हम लोग डिपेंड रहते हैं किसके ऊपर? हम लोग डिपेंड रहते हैं पेड़ पौधों के ऊपर। जो जीव अपना खाना स्वयं नहीं बनाता, जो जीव अपना खाना स्वयं नहीं बनाता, दूसरों के ऊपर क्या रहता है? दूसरों के ऊपर निर्भर रहता है। जैसे हम लोग पेड़ पौधों के ऊपर निर्भर रहते हैं। जब हम लोग धान लगाते हैं, गेहूं लगाते हैं, उनसे जो उनके बीज हमें मिलते हैं, तब हम लोग उसे क्या करते हैं? चक्की में पिसा के उसे हम खाते हैं। तो इसका मतलब हम अपने खुद से पैदा नहीं कर रहे हैं, ये हमें पौधों के द्वारा प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या है? परपोषी हैं। जो मनुष्य होता है, जानवर होते हैं, मनुष्य, जानवर, ठीक है, ये सब क्या है? सारे परपोषी हैं। और इसमें कौन आ जाएगा? इसमें पेड़ जो पौधे हैं ये क्या हो जाते हैं?
जो भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं वो खाना अपना खुद बनाते हैं। इसमें जो भी चीज आ जाएंगे वो सभी क्या हो जाएंगे, स्वापोषी हो जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये पूछा जा रहा है कि अपना जो भोजन है किस रूप में इकट्ठा करते हैं, तो स्टार्च के रूप में। किस रूप में? स्टार्च के रूप में क्या करते हैं, ये अपना भोजन को इकट्ठा करते हैं। ठीक है, चले आगे। बाकी प्रोटीन वगैरह ये सब हम लोग क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं अपना। आगे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे का जो क्वेश्चन है ये पूछा जा रहा है गुणसूत्र। हमारे जो क्रोमोसोम होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं, क्रोमोसोम। ठीक है, मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में 46 क्रोमोसोम होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं, है ना। कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। और इसे बनाने के लिए आपको डीएनए, इसमें मुख्य भूमिका कौन निभाता है? डीएनए निभाता है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि गुणसूत्र बनने के लिए क्या चीज मैटर करती है? प्रकाश मैटर करता है, वहां पर उजाला होना चाहिए, वायु मैटर करती है, या फिर आर्द्रता मैटर करती है, या तापमान मैटर करता है। तो आपको पता होना चाहिए, बायोलॉजी का एक कंसेप्ट है कि हमारे जो टेस्टिस होते हैं वो गर्मियों में हमसे दूर और सर्दी में पास क्यों आ जाते हैं, त्वचा के, हमारी बॉडी के नजदीक क्यों आ जाते हैं? इसका मुख्य रीजन है कि उन्हें स्पर्म बनाने के लिए एक नियत टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है, एक नियत तापमान की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, और वो कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। अगर इस टेम्परेचर से ज्यादा होगा तब पर भी वो लोग स्पर्म का निर्माण नहीं करेंगे, और कम होगा तब पर भी नहीं करेंगे। तो इसलिए गुणसूत्र बनाने के लिए तापमान क्या होता है? मुख्य कारक के रूप में जाना जाता है। अब हम लोग चलते हैं, जो 46 गुणसूत्र होता है, एंड आपको पता है कि जो फीमेल होती है इसका गुणसूत्र क्या होता है? XX होता है। क्या होता है? XX। और जो मेल होता है इसका गुणसूत्र क्या होता है? XY होता है। ठीक है, बाकी आप लोग सारे कंसेप्ट जानते ही हो कि गुणसूत्र का निर्माण कैसे होता है। जब इधर से X गुणसूत्र आता है, इधर से X आता है, तो जो होने वाली संतान होती है वो क्या होती है? फीमेल होता है। और इधर से जब X आता है और इधर से जब Y आ जाता है, तब जो होने वाली संतान होती है वो आपका क्या होता है? मेल बनता है। क्या बनता है? मेल। तो ये बायोलॉजी का कंसेप्ट है जो कि आप बायोलॉजी में अच्छे से पढ़ोगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये 2022 के आरआरबी के ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन था। चले आगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हमारे शब्दांत, ये क्वालिटी का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? ये हमारी एक क्वालिटी का क्वेश्चन है, और क्वालिटी के क्वेश्चन में शब्दांत पूछा जा रहा है, शब्दांत की बैठक से। तो आपको संविधान की बैठक के बारे में पता होना चाहिए कि हमारी पहली संविधान की बैठक कब होती है, दूसरी कब होती है, तीसरी कब होती है, और इस संविधान बैठकों में क्या क्या किया गया था। तो 1946 में हमारी 9 एंड डेट भी आपको पता होनी चाहिए। पहली जो बैठक होती है वो 9 दिसंबर 1946 को होती है। सेकेंड जो बैठक होती है वो कब होती है? 2 दिन के गैप पे होती है। 11 दिसंबर 1946 को हमारी सेकेंड बैठक होती है, और 13 दिसंबर 1946 को हमारी तीसरी बैठक होती है। ये पूछा जा रहा है कि दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान की, कब पूछा जा रहा है? दिसंबर 1946 को। एंड संविधान की प्रथम बैठक कब होती है? ये होती है 9 दिसंबर को होती है। कब होती है? 9 दिसंबर को होती है। 9 दिसंबर को। ये पूछा जा रहा है कि इसमें जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं वो कौन बनाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि इस बैठक में अस्थायी, नॉन परमानेंट अध्यक्ष बनाया जाता है। किसे बनाया जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया जाता है। सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया जाता है। और जैसे ही हम लोग दूसरी बैठक करते हैं, इसमें हम लोग परमानेंट अध्यक्ष बना देते हैं। परमानेंट अध्यक्ष बनाते हैं। किसे बनाते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाते हैं स्थायी अध्यक्ष, परमानेंट। ठीक है, हमेशा के लिए। और तीसरी बैठक में आपको पता ही है हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या लाते हैं? उद्देश्य प्रस्ताव लाते हैं। क्या लाते हैं? उद्देश्य प्रस्ताव लाते हैं। और जिस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को क्या कर लिया जाता है? हमारी संविधान सभा के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा इधर राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और हमारा जो लास्ट क्वेश्चन, अभी एक क्वेश्चन और है। क्या पूछा जा रहा है? ये जल संधि से क्वेश्चन है। किसे है? जल संधि से जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि हमारा जल संधि अंडमान, आपको पता है ये भारत है आपका, इसी के जस्ट बगल हमारे द्वीप है। ठीक है, हमारे द्वीप है जो कि बंगाल की खाड़ी में है। कहां पर है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। आपसे ये पूछा जा रहा है, ये रहा आपका अंडमान द्वीप समूह, और ये क्या रहा? निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, इसके बीच में जो जल संधि है ये पूछा जा रहा है, इस जल संधि को हम लोग क्या कहते हैं? तो इस जल संधि को हम लोग बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। कितना बोलते हैं? 10 डिग्री चैनल बोलते हैं। इस जल संधि को हम लोग 10 डिग्री चैनल बोलते हैं। और हाल ही में आपको पता होना चाहिए कि अंडमान की राजधानी जो पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर, इसका भी नाम चेंज कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? इसका नाम चेंज कर क्या कर दिया गया है? श्री विजयपुरम कर दिया गया। श्री विजयपुरम कर दिया गया है।
हाल ही में हमारे अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, इसकी राजधानी को हम लोग चेंज कर दिए, इसके नाम को क्या कर दिया है, श्री विजयपुरम कर दिए हैं। और आपसे ये पूछा जा रहा है 8 डिग्री चैनल, तो 8 डिग्री जो चैनल है वो आपका है मिनिकॉय, मिनिकॉय जो कि लक्षद्वीप यहाँ पर है, लक्षद्वीप, और यहाँ पर आपका है मालदीव। ठीक है, ये रहा मालदीव और ये रहा आपका मिनिकॉय, ये आपके लक्षद्वीप के क्या है, ये आपके लक्षद्वीप के द्वीप है, मिनिकॉय इसका नाम है, मिनिकॉय। और ये रहा आपका लक्षद्वीप, ये रहा आपका लक्षद्वीप वाला द्वीप। और पूछा जा रहा है ये सब जल संधियां कहाँ है, तो जो 8 डिग्री चैनल है, 8 डिग्री ये मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है, और जो 9 डिग्री वाला है ये कहाँ पर है, 9 डिग्री वाला आपका लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में है। हालांकि राइटिंग उतनी सही नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर बोल रहे हैं, आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। और इसके बाद हमारा जो लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, ये आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। और क्वेश्चन क्या है कि भारत किस देश के साथ सबसे लंबी, ये पूछा जा रहा है स्थल की सीमा, कि भारत किस देश के साथ सबसे लंबी दूरी की सीमा साझा करता है। इसके पहले में मैंने जब सीमा बॉर्डर वाले क्वेश्चन आए थे, सीमा वाले क्वेश्चन आए थे, तो उसमें हमने बताया कि जो बांग्लादेश है, भारत और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश के साथ जो सीमा साझा होती है, भारत और बांग्लादेश के साथ जो सीमा साझा होती है, भारत बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है, कितना, लगभग 4096 किलोमीटर की। ठीक है, और बांग्लादेश के बारे में आपको पता होना चाहिए कि हाल ही में मोहम्मद यूनुस यहाँ के क्या बने हैं, मोहम्मद यूनुस यहाँ के नए पीएम बने हैं, मोहम्मद यूनुस यहाँ के नए पीएम बने हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बांग्लादेश सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जहां पर हमारी कौन सी फोर्स इन्वॉल्व रहती है, बीएसएफ रहती है। तो दोस्तों क्लास अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो, और चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और इस तरीके की क्लास आगे आपको मिलती रहेगी, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।